वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं RAS 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये 15 क्वेश्चन होंगे। और ये किसके हैं? इंडियन ज्योग्राफी के होंगे। और इसको आप CET राजस्थान का जो पेपर होने वाला है 2023 के अंदर, जनवरी के अंदर, तो उसके लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 15 क्वेश्चन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या होगी। तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी हुई नहीं है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ जाता है, उसके बाद अब पता नहीं कब होगी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता दर थी वो थी हमारी 66.11%। ये राजस्थान की साक्षरता दर थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी दो होती है, एक तो होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। तो मेल की जो साक्षरता दर थी वो थी 79.19% और जो फीमेल की थी यानी कि महिलाओं की थी वो थी 52.12%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 52.12% और जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो थी 79.19%। और आपको कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट आपको ये भी याद रखने हैं कि जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा और जयपुर ऐसे दो जिले थे जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर वह दो जिले कौन से थे जिनकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना में थे सर्वाधिक थी। तो वो एक तो कोटा था और दूसरा कौन सा था, तो वो था जयपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और आप ध्यान रख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर और सिरोही में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जालोर प्लस सिरोही के अंदर सबसे कम साक्षरता दर थी, सबसे कम, और सर्वाधिक कोटा और जयपुर में, और सबसे कम जालोर और सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो ये एक तरफ देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके औद्योगिक क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है पीटर्सबर्ग। तो ए का हो जाएगा 2। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, तो उसका है यॉर्कशायर। क्या है? यॉर्कशायर। जापान का है किंकी, जापान का हो जाएगा किंकी। और रूस का हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। क्या हो जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? यूनाइटेड जो USA है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका है पीटर्सबर्ग, और यूनाइटेड किंगडम का है यॉर्कशायर, जापान का है किंकी, और रूस का है सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित राजमार्गों में से यानी कि जो नेशनल रोडवे है उनमें से नई दिल्ली को जयपुर से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। तो ये क्या है? नेशनल हाईवेज है, सारे NH है। तो वह कौन सा राजमार्ग है जो जयपुर को नई दिल्ली से जोड़ता है, तो वो हो जाएगा हमारा NH नंबर 8। कौन सा? NH नंबर 8। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 635 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 635 किलोमीटर है, जो राजस्थान को, सॉरी, दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो कथन दिए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। तो पहला कथन क्या है कि बायोगैस ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो राजस्थान की बात कर रहा है और बायोगैस की बात कर रहा है। तो बायोगैस किससे बनता है? गोबर से। और गोबर किससे आता है? पशुओं से, मवेशियों से। और राजस्थान के अंदर मवेशियों की संख्या काफी है, तो कारण देख लेते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में घरेलू जानवर हैं, तो ये कथन है। ठीक है, और ये इसका कारण है जो सही साबित, इसकी सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि बायोगैस किससे से बनती है, एक तो गोबर हो गया, जलकुंभी हो गया, जलकुंभी ये भी राजस्थान में है। जलकुंभी के अलावा पेड़ की पत्तियां हो गई, पेड़ की पत्तियां। उसके अलावा फसलों का तना, जो फसलों का तना होता है उससे भी बायोगैस बनता है। उसके अलावा मानव अपशिष्ट। ठीक है,
तो ये प्रमुख है जिनसे बायोगैस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उन खनिजों का नाम बताइए जो राजस्थान में 100% उत्पादित होते हैं। 100% मतलब उसके अंदर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। तो वो कौन से हो जाएंगे, वो जाएंगे जैस्पर और वोलेस्टोनिट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जैस्पर और वोलेस्टोनिट। और राजस्थान को खनिजों के संग्रहालय, खनिजों का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों की व्यवस्था कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर, तो ये हमारा जो राजस्थान इंडिया है। तो थोड़ा ये मैप थोड़ा मेरा ऐसे से ही बनता है, ठीक है। तो ये दक्षिण का पार्ट है और यहाँ से ऊपर जाते हुए इन पहाड़ियों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन से आएगी, तो सबसे पहले आएगी पलानी। नीचे से ऊपर जाना ना अपन को, तो पलानी आएगी। उसके बाद सेवरोई आएगी, फिर उसके बाद जावदी आएगी, और जावदी के बाद आएगी पालकोंडा। तो क्या हो गई, पलानी 1 नंबर पे है, पलानी 3 नंबर पे है, और सेवरोई 4 नंबर पे है, और जावदी 2 नंबर पे है, और पालकोंडा 1 नंबर पे है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, 4, 2, 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पालकोंडा है वो कौन से राज्य के अंदर है, तो पालकोंडा तो है हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। जो जावदी है तो वो है किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर। पलानी है वो केरल और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है, केरल प्लस तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है। और जो सेवरोई है वो कहाँ पर है, वो है हमारे तमिलनाडु का जो उत्तरी भाग है वहां पर, तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से जो राजस्थान में कोटा के अंदर रावतभाटा परमाणु संयंत्र है, वो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और यह भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र था, ठीक है। और 1975 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, किसको, रावतभाटा परमाणु संयंत्र को, ठीक है। और जो भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था वो कौन सा था, वो था तारापुर। और तारापुर कहाँ है, तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और जिसकी स्थापना 1969 के अंदर होती है, किसके सहयोग से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि जो तारापुर है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये किसके सहयोग से था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। तो वर्तमान में हमारे पास मतलब देश के अंदर कितने परमाणु संयंत्र हैं, तो वो है 8। कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं, तो 2 तो मैंने आपको बता दिए। एक तो रावतभाटा जो कि राजस्थान के अंदर है, कब स्थापित किया गया था, 1975 के अंदर। और जो सबसे पहला है कौन सा, तारापुर ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। फिर नरोरा, तो नरोरा कहाँ है, यूपी के अंदर है। 3 हो गए। फिर है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो राजस्थान में 2 हो गए। 4 और 5वां है काकरा पार ऊर्जा संयंत्र, काकरा पार ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है, यह है गुजरात के अंदर। उसके बाद केगा, तो केगा कहाँ है, तो केगा है कर्नाटक में है केगा। उसके बाद कुडनकुलम जो कि है वो है तमिलनाडु के अंदर, और जो कलपक्कम है वो भी तमिलनाडु के अंदर ही है। तो ऐसे करके पूरे 8 ऊर्जा संयंत्र हैं अपने इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लूनी नदी के बारे में है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी से है, और नाग पहाड़ी का है हमारे अजमेर में है। लूनी बेसिन पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान का एक हिस्सा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी खारा नहीं, इसका पानी मीठा होता है बालोतरा बाड़मेर तक, और उसके बाद में खारा हो जाता है,
तो ये उल्टा दे रखा है। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ शब्दों का खेल है ये। अगर मीठा पहला आ जाता और खारा बाद में तो ये सेंटेंस सही हो जाता और आपका आंसर भी सही हो जाता। लेकिन ये पहले खारा है और बाद में मीठा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो सी गलत हो जाता है। अब जिसमें सी अपन से पूछ रहा है सही, तो सी जिसमें है वो तो गलत ही हो जाएगा ऑप्शन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों की देख लेंगे। मूल में इसे सागरमती कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो ए बी डी सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उदयपुर की जावर की खान, उदयपुर में जो जावर की खान है वो किस धातु के लिए फेमस है। तो वो किस धातु के लिए फेमस है, तो वो हमारे जिंक के लिए फेमस है। और इसका निष्कर्षण कौन करता है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसकी स्थापना राजस्थान में 1966 के अंदर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से ग्रीन एजी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लागू की जा रही है, किन राज्यों में लागू की जा रही है। तो मिजोरम, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड, तो ये चारों राज्यों के अंदर ये शुरू की जा रही है। तो इसका आंसर होगा पूरे चारों राज्य के अंदर ये शुरू की जा रही है। वैसे तो 5 राज्यों में शुरू की जा रही है ये, और जो इनमें से 5वां राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। और क्या है ये ग्रीन एजी परियोजना, तो ग्रीन एजी परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा, तो वैश्विक यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF के द्वारा फंडिंग प्राप्त एक परियोजना है, जो कृषि सहकारिता विभाग और किसान कल्याण जो राष्ट्रीय निष्पादन संस्था है वो इसके अंदर सहयोग कर रही है। इसके कार्यान्वयन में जो शामिल अन्य प्रमुख जो संस्थाएं हैं वो है, एक तो FAO FAO। आप मुझे बताइए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी मुझे आप जरूर बताएं। तो फुल फॉर्म तो मैं बता देता हूँ इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, आप किस देश के अंदर है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो इसके कार्यान्वयन में शामिल अन्य प्रमुख जो संस्थाएं हैं, एक तो FAO FAO हो गई यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, और दूसरा है हमारे इंडिया से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और यह परियोजना जो भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और प्रथाओं को एकीकृत करना चाहती है, मतलब सबको मिलाकर जो किसान हैं उनकी हेल्प करना चाहती है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये कितने राज्यों में है, तो ये 5 राज्यों में है, मिजोरम, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश यानी कि MP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, तो अरावली का स्थान तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो है। वर्षा छाया क्षेत्र, अरावली की वजह से वर्षा छाया क्षेत्र होता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली अरब सागरीय शाखा के लिए। जो अरब सागरीय शाखा है यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जो अरावली है वो वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। तो वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वहाँ से जो आने वाली हवाएं हैं वो अरावली से रुककर वहाँ वर्षा करती है। मानसून के आगमन के समय अत्यधिक गर्मी, तो ये सही है। और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुता, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी यही है, क्योंकि गर्मियों के दौरान जो उच्च वायुदाब होता है वो दक्षिण जो वो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो कम वर्षा के कारण है वो क्या क्या है, एक तो जो अरावली है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जो उपस्थिति है वो मानसून हवाओं के समानांतर होने के कारण भी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और चिलचिलाती गर्मी के कारण जो हवाओं का जो अधिकांश नमी होती है, क्योंकि वर्षा क्या होती है, नमी लेकर आती है हवाएं, वो ठंडी होती है और वही भारी बूंदे भारी होकर नीचे गिरने लगती है, उसी से वर्षा होती है। और इतनी गर्मी होने के कारण जो नमी होती है हवा के अंदर वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, इस वजह से बारिश वहाँ नहीं होती है। और इसलिए भी बारिश नहीं होती है क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर वनस्पति नहीं है, वनस्पति की कमी होने के कारण भी वहाँ पे बारिश की कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत में रामसर स्थल नहीं है पूछ रहा है। हरी के झील, तो ये तो है, कहाँ पर है ये, तो ये पंजाब में है, हरी के झील पंजाब के अंदर। पुलिकेट झील ये कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। केवलादेव राजस्थान में है।
चिल्का ये उड़ीसा के अंदर है, और नागार्जुन सागर झील ये कहाँ पर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनके अंदर 2 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पुलकित है और जो नागार्जुन सागर झील है ये रामसर स्थल के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नागार्जुन सागर जो झील है वो कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है, जो रामसर साइट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तरफ तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ नदी है, तो कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर बना हुआ है, या ये आपको बताना है। तो सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सलाल परियोजना है हमारी चिनाब नदी के ऊपर। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी के ऊपर है, और टिहरी परियोजना वो है भागीरथी पे, और जो मैथन परियोजना है वो है बराकर नदी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सलाल परियोजना होगा मतलब बी का 4। तो बी का 4 किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो मैथन परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, बराकर नदी के ऊपर। मैथन परियोजना बराकर नदी के ऊपर है, सलाल परियोजना हमारी चिनाब नदी के ऊपर है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी के ऊपर है, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी के ऊपर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी काफ़ी परियोजनाएं, जैसे हीराकुंड जो बांध है वो किसके ऊपर है, तो वो महानदी के ऊपर है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। फिर उसके बाद सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी के ऊपर, और ये कहाँ पर है, ये है गुजरात के अंदर। और इसी सरोवर के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी हुई है, जिनका हाल ही के अंदर जयंती गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब मनाते हैं, वो 31 अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। तो किस दिवस के नाम पर इनको मनाया जाता है, एकता दिवस के नाम, एकता दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तरफ तो दुनिया के ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ वो देश है जहां पर ये ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो कोटोपेक्सी कहाँ है, तो कोटोपेक्सी है इक्वाडोर के अंदर, किलिमंजारो तंजानिया में है, क्राकाटाऊ है इंडोनेशिया के अंदर, और जो वेसुवियस है वो है इटली के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोटोपेक्सी है इक्वाडोर के अंदर, तो ए का 3, और किलिमंजारो है तंजानिया में, तो बी का 2, और वेसुवियस है इटली के अंदर, तो सी का 4, और क्राकाटाऊ है इंडोनेशिया में, तो डी का 1। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिले 500 से अधिक घनत्व वाले थे। घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर, क्योंकि अलवर और भरतपुर ही ऐसे जिले हैं जिनके 500 से अधिक घनत्व वाले ये जिले हैं। क्योंकि जयपुर का तो घनत्व कितना है, 595 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और भरतपुर का कितना है, तो भरतपुर का है 503। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से डेटा के आधार पर है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर। तो ये थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंदर राजस्थान के थोड़े मिले हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अपन आरएस के लिए देख रहे हैं, और सीईटी के जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम देख रहे हैं। तो इसके कुछ ऐसे मिक्सअप वाले क्वेश्चन हैं, जो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।